हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई मुस्कुराहट के साथ इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज छठवां दिन है सीरीज का और बात करते हैं क्वेश्चनों की। जो भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं या कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पर करें। और टेलीग्राम जो हमारा है उसमें इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भेजती जाती है। और उस टेलीग्राम में क्या कीजिएगा, आप अधिक से अधिक स्टूडेंटों को जोड़िएगा, उसमें जल्दी ही क्यूज स्टार्ट की जाएगी। तो देखो, आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? और किस में पूछा गया है? आईएएस प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बताएं, देखें किस अनुच्छेद के तहत मन पसंद का विवाह करने की अनुमति दी गई है? अपनी पसंद का व्यक्ति से। अब व्यक्ति में ध्यान रखना, मेल भी आता है फीमेल भी आता है, ऐसा नहीं कि केवल मेल ही ले फीमेल नहीं ले। तो पसंद एक कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कि क्या होती है? पसंद होती है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपने अच्छी मेहनत की, नौकरी लगे। या मैं बता देता हूं कि जैसे आपने सुना होगा कि पहले मोहब्बत क्या होती थी? अंधी होती थी। आजकल वो मोहब्बत अंधी नहीं होती। वो मोहब्बत आजकल गाड़ी देखती है, बंगला देखती है, पैसा देखती है, और अब तो नौकरी भी देखने लगी। अतः दिन 4 साख टालता आजकल 5 साख होगा। 5 साख कौन सा आगो कि नौकरी होनी क्या ही है, जरूरी है। यदि नौकरी नहीं बेटी, आप नौकरी लग गए तो आपके पास आते रहेंगे, आपकी पसंद नहीं होगी, सारी क्वालिटी देखोगे, 10 रिश्ते आएंगे जिनमें से आप एक क्लियर करोगे। इस तरफ यदि आपकी नौकरी नहीं लगी तो भगवान अरदास करेगा, भगवान कपल चैलेंज चल रहे, कोई मैं भी कोई कपल चैलेंज चला दिया, खट्टे कोई जुगाड़े बैठा दे। तो पसंद का विवाह करना है तो पसंद की ही नौकरी पानी है। पहले जिसकी नौकरी की चाहत है, उस नौकरी की चाहत के अनुसार आप क्या कीजिएगा? मेहनत कीजिएगा, और आपको क्या मिलेगा? कन्फर्म पसंद का व्यक्ति ही मिलेगा। तो ये बात भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है। वैसे 21 में उल्लेखित नहीं है, पर 21 में क्या माना गया है? भाग माना गया है। वर्ष 2018 की बात, ये मामला 2019 में पूछा क्यों गया था? तो वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, वाहिनी बनाम भारत संघ मामले में, वाहिनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था? निर्णय दिया था, और निर्णय में कहा था कि व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है? अपने मन पसंद व्यक्ति से शादी करने। अब ऐसा नहीं कर लेना कि आपकी पसंद तो केटना कैफ से रटे मिले कोनी कांति देवी, तो उस लेवल की आप क्या कीजिएगा? मेहनत कीजिएगा। तो वाहिनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 का भाग माना गया। अनुच्छेद 21 में लगभग 50 के आसपास अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अब तक शामिल कर दिए गए हैं। तो बात क्लियर होगी। ये 126 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद 25 का संबंध है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 है, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है धार्मिक। देखो, भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार कितने हैं भाई? 6 मूल अधिकार है, और 6 में से एक आता है समानता का अधिकार, दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद किस से है? तो 25 से 28 तक है। किस तक है? 25 से 28। और किसकी बात की गई? देखो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संपत्ति का अधिकार पहले 31 में था, आजकल है ही नहीं, ठीक है। और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 29 व 30।
25 की बात पूछी गई तो आंसर क्या होगा भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। देखो अनुच्छेद 25 तीन बातें कहता है। कितनी बातें कहता है? मुख्य रूप से तीन बातें कहता है कि व्यक्ति सदाचार, स्वास्थ्य व लोक व्यवस्था में रहते हुए अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। तो क्वेश्चन 127 आपका क्या है? क्लियर है। और आजकल धार्मिक स्वतंत्रता चल रही है, गाय की राजनीति चल रही है। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसमें अनुच्छेद 25 की बात की गई। किसकी बात की गई है? आर्टिकल 25 की बात की गई। देखो मैं बता देता हूं 25 में क्या क्या बातें हैं। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य, सदाचार व लोक व्यवस्था बनाए रखते। देखो स्वास्थ्य की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि आप एक कोरोना संक्रमित हो और जीण माता जी के मंदिर में चले गए, बोले मैं तो यहीं बैठूंगा, आए हुए व्यक्ति को कोरोना दूंगा, तो बोले चल सकता है। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सदाचार, अच्छा क्या होना चाहिए? आचरण होना चाहिए। यहाँ कोनी के बाबा रामदेव के मेले की लाइन में लगे और बोले बम 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 बोले और भगदड़ मचा दे, चल सकता है। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था मतलब सड़क है, पुलिस है, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल, इनका भी आपको क्या रखना है? ध्यान। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो और नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई तो आप स्वामणी का आयोजन कर रहे हो, यह भी अनुच्छेद 25 के तहत ही है। और स्वामणी का आयोजन कर रहे हो तो आपके विचार आ गया, बोले मैं तो कंचन सपेरा बुलाऊंगा, कल्याण सर्किल पर कहीं बुलाऊंगा, भजन बुलाऊंगा। तो लोक व्यवस्था भी आप क्या नहीं कर सकते? भंग नहीं कर सकते। लोक व्यवस्था को भी बनाए। इन तीनों बातों में रहते हुए आप क्या क्या कर सकते हो वो बता देता हूं। लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य में रहते हुए व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आप हिंदू हो तो हिंदू को मान सकते हो, मुसलमान हो तो मुसलमान धर्म को मान सकते हो, सिख हो तो सिख धर्म को मान सकते हो, अन्य धर्म है तो अन्य को, अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। दूसरी बात, अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण की बात है, जैसे आप राम राम करते हो, कुछ सलाम वालेकुम करते हैं, कुछ और करते हैं, तो अपने अपने धर्म के अनुसार आप क्या कर सकते हो? आचरण कर सकते हो। मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, गिरजाघर में जा सकते हो। और तीसरी बात, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, देखो अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी आत्मा से क्या है? स्वतंत्र है। व्यक्ति अपनी आत्मा से क्या है? स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। मतलब इसमें धर्म परिवर्तन करने की बात की गई है। अंतःकरण का अर्थ होता है आत्मा। व्यक्ति अपनी आत्मा से क्या है? स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, परंतु वो किसी के दबाव में आकर या झांसे में आकर या लाभ में आकर या पैसे के लालच में आकर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये तीन बातें तो इसमें लिखी गई हैं। इसके बाद इसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि हिंदू धर्म के सभी स्थान, हिंदू धर्म के सभी स्थान जो भी है, देवरो है, मंदिर है, मंडप है, जो भी हिंदू धर्म के स्थान है, वो सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, अर्थात सभी धर्मों के लोग आ जा सकते हैं। और साथ ही में लिखा गया है कि हिंदू धर्म की परिभाषा में जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई भी क्या होंगे? शामिल होंगे। साथ ही में सिख धर्म के लोगों को करपान रखने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है?
अनुच्छेद 25 के तहत सिख धर्म के लोगों को करपान रखने का अधिकार दिया गया। देखो, सिख धर्म के लोग अपने पास कितनी वस्तुएं रखते हैं? 5। केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और करपान। और करपान रखने का अधिकार भी सिख धर्म के लोगों को किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 25 के तहत दिया। करपान जानते हो कि आपने कटार कौन बोल लगे? जैसे आपकी शादी होती है तो कटार होती है ना, वही सिख धर्म के लोगों में क्या होती है? करपान होती है। ठीक है, वैसे वो सामान्य स्थिति में भी करपान रखते हैं। तो मैं बता देता हूं कि जैसे सर्दियों के मौसम में शाम नहीं होती, सीधी रात होती है। सर्दियों के मौसम में शाम नहीं होती, सीधी रात होती है। उसी प्रकार कुछ व्यक्तियों की लाइफ में इशक नहीं होती, सीधी बारात होती है, अर्थात कटार लेती है सीधी। तो यही कहानी है कि 25 के तहत सिख धर्म के लोगों को करपान रखने का अधिकार दिया गया है, कटार रखने का अधिकार। देखो, अपने अपने धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है कि अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। सिख धर्म के लोगों को करपान रखने का अधिकार दिया गया है। राज्यों में समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है कि राज्यों के जो समाज सुधारक हैं वो विधि निर्माण का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। मस्जिद कितनी बजे खुलेगी, मंदिर कितनी बजे खुलेगा, ये सारी बातें। धार्मिक निकाय के लोगों को इस बात को ध्यान से लेना है। धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है। अब देखो इस बात को, क्या मंदिर के पुजारी पंडित हैं जो किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं? नहीं। मस्जिद का जो मुल्ला होता है या मौलवी होता है वो क्या धर्म परिवर्तन करा सकता है? नहीं। कोई भी धार्मिक संगठन किसी भी व्यक्ति के धर्म को क्या नहीं करवा सकता? परिवर्तन नहीं करवा सकता है। तो ये बात इसमें क्या नहीं है? सही नहीं। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो अंतर्गत सम्मिलित है। अब 3 तो सम्मिलित है और बाकी सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1, 2 और 3। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। चौथे नंबर का है जो क्या है? गलत है। तो ये बात थी किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, वही बात है कि सिख धर्म के लोगों को करपान रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? बताए देखें, किस अनुच्छेद के थे? पिछला एक क्वेश्चन है कि सिख धर्म के लोगों को करपान रखने का अधिकार, कटार रखने का अधिकार अनुच्छेद 25। अभी अपन ने बात की थी कि सिख धर्म के लोग अपने पास कितनी वस्तुएं रखते हैं? 5। केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और करपान। और करपान रखने का अधिकार किसके तहत है? अनुच्छेद 25 के तहत। वैसे बता देते हैं कि तलवार तो हम भी रख सकते हैं, करपान तो हम भी रख सकते हैं, परंतु उसी स्थान पर रख सकते हैं जहां माहौल क्या हो? शांति प्रिय हो। माहौल क्या हो? शांति प्रिय हो। यदि माहौल खराब है तो वहां आप तलवारें नहीं रख सकते हो। तो बात समझ में आ गई आपकी? अनुच्छेद 25 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार दिया गया है। बहुत अच्छी बात की गई है। इसका अर्थ यह है कि आम नागरिकों को राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? जो आम नागरिक हैं उसकी बात की गई है। तो जैसे बताया जाए कि आम नागरिक एक व्यक्ति था जिसका नाम था नवीन जिंदल। क्या नाम था? नवीन जिंदल। और ये व्यक्ति उद्योगपति था। और इसकी निजी कुछ गुड़गांव के आसपास क्या थी? फैक्ट्री थी। परंतु उसको फैक्ट्री पर राष्ट्र ध्वज लगाने की अनुमति नहीं थी, फहराने की अनुमति नहीं थी। यह सुप्रीम कोर्ट जाता है।
अब देखो आदमी सफल था, सीधी सी बात है, फैक्ट्रियां थी, बाइंस थी, और सुप्रीम कोर्ट चला गया, बोले हमें भी ध्वज फहराने का अधिकार। तो मैं बता देता हूं कि जो व्यक्ति सफल होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। जो व्यक्ति सफल होते हैं वो कभी बहाने नहीं बनाते या कभी बहाने नहीं होते हैं, और जिन व्यक्तियों के पास बहाने होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, असफल होते हैं। तो नवीन जिंदल एक सफल व्यक्ति था और सुप्रीम कोर्ट जाता है कि हमें भी निजी भवनों पर, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दें। और नवीन जिंदल की याचिका पर 2000 में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, और 2000 में सुनवाई के दौरान ये कहता है कि निजी व्यक्ति भी अपने क्या कर सकता है, आवास पर क्या कर सकता है, राष्ट्र ध्वज को फहरा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत माना, तो अनुच्छेद 19(1)(a), जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, 1(a) में कौन सी है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही क्या माना, राष्ट्र ध्वज फहराने के अधिकार माना। एक आता है सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में आया था। यह भी ध्यान रखना अनुच्छेद 19(1)(1) का क्या है, भाग है। तो नवीन जिंदल की बात होगी और एक सफल व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में, बहुत अच्छा शब्द है, मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में दो बातें की गई है, एक मनपसंद शिक्षण संस्थान और एक मनपसंद, वो दोनों ही होनी चाहिए। यदि दोनों ही नहीं है तो जिंदगी जीने का आनंद नहीं है। आपकी इच्छा है कि मैं मोदी कॉलेज में पढ़ूं, तो आपको मोदी कॉलेज में पढ़ने की क्या होनी चाहिए, इच्छा जो है मनपसंद है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। और फिर इच्छा आ जाए कि मैं तो उससे शादी करूंगा, तो वो भी आपकी क्या है, एक मनपसंद है। और उससे और मनपसंद को पाने के लिए आपको क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। मेहनत भी देखो किस प्रकार की, कहानी बताता हूं कि गांव के लोग हैं जो क्या बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, और मंदिर निर्माण के बाद वो मूर्तिकार के पास जाते हैं कि हमें एक मूर्ति चाहिए भगवान की, जिसको हम मंदिर में रख सकें, पूजा अर्चना कर सकें। तो जो मूर्तिकार था वो क्या करता है कि फाड़ी से 2 पत्थर लेकर आता है मूर्ति बनाने के लिए। पहले पत्थर को वो जैसे ही छीनी और हथौड़े से मार करता है तो पहला पत्थर मना कर देता है कि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, रहने दो। और क्या होता है कि मूर्तिकार पहले पत्थर को रख देता है साइड में, और दूसरे पत्थर का वो क्या करता है, डिजाइन देता है और मूर्ति बना देता है। अब जब मूर्ति लेने वाले आते हैं तो उस मूर्ति को ले लेते हैं और साथ में उस मूर्तिकार को कह देते हैं कि ये पत्थर आपके पास पड़ा ही तो है, ये किस काम का, ये हम भी ले जाते हैं। तो मूर्तिकार कहता है कोई बात नहीं, आप ले जाएं। अब क्या हुआ कि मूर्तिकार जो मूर्ति लेने वाले थे वो दोनों पत्थर लेके, मूर्ति लेकर वो पत्थर भी साथ ले गए। अब जो मूर्ति थी उसको मंदिर में रखा गया और सबके द्वारा पूजा जा रहा था, और जो पत्थर था ना वो मंदिर के बाहर रख दिया, और पत्थर के बाहर रख दिया। पत्थर पर जो व्यक्ति आ रहा था वो क्या कर रहा था, उस पर नारियल फोड़ने का कार्य कर रहा था, बार बार उस पर दर्द सहन करने की क्या करी थी। अब इस बात का सारांश ये है कि साल भर या 2 साल आपने अच्छी मेहनत कर ली, अच्छा तप कर लिया, तो आप जिंदगी में पूजे जाओगे। और यदि आपने अच्छा तप साल 2 साल में नहीं किया गया तो पूरी जिंदगी ठोकर खाता जाएगा। तो अच्छी मेहनत करें, अच्छी सफलता मिलेगी, आपको मन पसंद भी मिलेगी। यदि आपने 2 साल तप कर लिया तो गारंटी शुदा बात आपको मन पसंद मिलेगी। तो मन पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापित करने व संचालित करने, देखो ये बात अपने लिए लागू नहीं है, किसके लिए है, माइनॉरिटी के लागू है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, लागू है। अब देखो अल्पसंख्यक कौन होते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके किसी भी आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा गया है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे।
बौद्ध होंगे कि जैन होंगे कि सिख होंगे कि ईसाई होंगे, कौन होंगे, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कहा गया है कि जिन धर्मों की जनसंख्या 50% से क्या है, कम है, सॉरी, जिन धर्मों की जनसंख्या कितने प्रतिशत से कम है, 50% से कम है, वो व्यक्ति, वो धर्म किस में आएगा, अल्पसंख्यक आएगा। अब आपका बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि मुसलमान है जो किस में आ रहे हैं, अल्पसंख्यक में आ रहे हैं, जबकि जैन धर्म के लोग अल्पसंख्यक होते हैं, नहीं होते हैं। बौद्ध धर्म के लोग अल्पसंख्यक होते हैं, नहीं होते हैं। सिख धर्म के लोग भी नहीं होते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी अल्पसंख्यक, ये अल्पसंख्यक नहीं होते, फिर भी ये 50% से कम है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि हिंदू धर्म के सभी सार्वजनिक स्थान सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, और हिंदू धर्म की परिभाषा में जैन, बौद्ध, सिख व ईसाई भी शामिल होंगे। तो ये जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई किस में आते हैं, हिंदू धर्म की परिभाषा में आते हैं। इस कारण मुस्लिम क्या है, अल्पसंख्यक। मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना। देखो, अल्पसंख्यकों से संबंधित 2 ही अनुच्छेद है, एक 29 है और एक 30 है। आंसर इन्हीं में से होगा, ये 2 आंसर तो क्या हो गए, गलत हो गए। अनुच्छेद 29 ये बात कहता है, आर्टिकल 29 ये बात कहता है कि अल्पसंख्यक लोग, अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक लोग अपनी भाषा, जो उनकी भाषा है ना, खालारा, मामारा, इना के जो भी है भाषा, संस्कृति और लिपि, भाषा, संस्कृति और लिपि को क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। भाषा को बनाए रख सकते हैं, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। भाषा देखो आज तक उनकी परिवर्तन नहीं हुई। संस्कृति की बात बताऊं, जैसे अभी बकरा ईद गई थी, जो खारी ईद थी, सबको पता है कि वो ईद के पहले दिन क्या करते हैं कि जो भी जिसका नंबर आना है दूसरे दिन उसको मार्केट में लेते हैं, फूल माला लाते हैं, पूरे मार्केट में उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। सबको पता है कि इसका कल नंबर आना है, कल कटना है, पर अपन रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्योंकि उनको संस्कृति का क्या दिया गया है, अधिकार। लिपि देखो, उर्दू में वो 786 लिखते हैं, तो सीधी सी बात, अनुच्छेद 29 के तहत ये क्या दिए गए हैं, उन्हें अधिकार दिए गए। और अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए, अल्पसंख्यक लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, अपनी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनकी क्या कर सकते हैं, वो स्थापना कर सकते हैं, और अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं वो, और उनका प्रबंधन भी वही कर सकते हैं, जैसे मदरसा। अब देखो, एक बात ये भी लिखी गई है कि सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, परंतु जो मदरसा होती है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। धार्मिक शिक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि उनको क्या है, अल्पसंख्यक हैं, और अनुच्छेद 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत उन्हें अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनके प्रबंधन की व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 30 डी होगा। अनुच्छेद 30 क्या देता है, अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनके प्रबंधन का क्या देता है, अधिकार देता है। आई बात समझ? तो क्वेश्चन हो गया आपका 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हो तो आप चैनल से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हो। बोले इस प्रकार के क्वेश्चन है तो याद हो रहे हैं, और न क्या हो रहा है, पढ़ने से फायदा है। तो बता देते हैं जनाब आपको कि जनाब आप ठोकर नहीं खाओगे, जनाब आप ठोकर नहीं खाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप शीशे को हो या पत्थर के हो। तो ठोकर खाएं और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का हल करें। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यदि इसको क्लास में बताया जाए तो कम से कम 5 पेज में इस बात को क्लियर किया जाता है। यहाँ तो छोटा सा पार्ट इसका दिया जा रहा है,
तो बता देते हैं आपको, पूरा ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया जाएगा और बड़ा क्वेश्चन है, लगभग बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो सुमिलित कीजिएगा। एक तरफ दे रखा है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार, पर्चा। ये है क्या पहले बता देता हूं। ये जो 5 नेम है ये है क्या। तो मैंने कल भी एक बात की थी और आज भी एक बात कर रहा हूं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 अनुच्छेद कौन सा 32 और अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो तो उनका संरक्षण कौन करेगा? न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है और वही 5 रिट है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पर्चा। एक एक ही रिट लेते हैं और इसकी व्याख्या करेंगे और मिलान करना है कि किस रिट का क्या अर्थ होता है। और ये अर्थ है ना सिंपल भाषा में नहीं दे रखा है, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है, ऐसा मत सोचना बोले क्वेश्चन गलत है ना। कई बार सोच लेते हैं आप स्टूडेंट है, बड़े विद्वान होते हैं, टीचर को भी 0 दे देते हैं, बोले इसको क्या आता है। तो मेरे कहने का अर्थ नहीं, क्वेश्चन है ये हाई लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आसानी से समझना है। तो देखिएगा, पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ होता है सशरीर पेश करना। हमें सशरीर या शरीर चाहिए या सशरीर चाहिए, एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी कर ली, किसी व्यक्ति की क्या कर ली? अवैध गिरफ्तारी। अब कर लेते हैं, अवैध गिरफ्तारी भी कर लेते हैं ना, नहीं करते हैं? कर लेते हैं अवैध गिरफ्तारी। किसी को अवैध रूप से दिल में बैठा लें तो वो अवैध गिरफ्तारी में नहीं आता है, ध्यान रखना। वैसे दिल में अवैध रूप से कोई बैठता ही नहीं है, सब वैध तरीके से बैठते हैं। मामला जब वही कल वाली बात, तो हमें शरीर से मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी निजी व्यक्ति द्वारा, किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा गिरफ्तार कर लिया, तो उस व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो हमें सशरीर व्यक्ति चाहिए। क्लियर है बात? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, तो कौन सी रिट जारी की जाएगी? सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तो कौन सी रिट चाहिए? तो सरकार को गिरफ्तार करने के लिए कौन सी रिट चाहिए? सरकार को गिरफ्तार कर लिया तो ये रिट किसके खिलाफ जारी की जाएगी? तो ध्यान रखना, मुख्य सचिव के खिलाफ जारी की जाएगी। परमादेश। देखो परमादेश का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। देखो क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए कि नौकरी लग गए, आप मान लीजिए सब क्या बन गए? थानेदार बन गए, और आप अपना कार्य समय पर नहीं कर रहे, बैठे हैं, रिश्वत आ रही है, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं बड़ा, और डी लेकर घूम रहे हैं, BMW लेकर घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस समय आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपको क्या दे सकते हैं? आदेश दे सकते हैं कि ये काम आप क्या करें? समय पर करें। ये काम आप क्या करें? समय पर करें। अर्थात इस रिट का अर्थ होता है कि निष्क्रिय को क्या करती है? सक्रिय करती है। निष्क्रिय व्यक्तियों को क्या करने का कार्य करती है? सक्रिय कार्य करने का कार्य करती है, अर्थात उनको क्या करती है? वो सक्रिय करती है। और ध्यान रखना, परमादेश रिट किनके खिलाफ जारी नहीं की जाती? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर और निजी व्यक्ति। निजी भी जारी नहीं की जा सकती। सरकारी
के खिलाफ ही जारी होती है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी ते घरा पड़ा हो, व्हाट्सएप चलाओ, कोई चैटिंग करो, वीडियो कॉलिंग करो, कुछ भी करो, सरकार थाना के अगर पड़े पड़े कहीं करे बोले काम भी करवा ले। जैसे नोटबंदी हुई तो कुछ लोग बड़े खुश से बोले हमारे खाते में कुछ नहीं है, तो डायलॉग ही था वैसे। तो बैंकों ने नोटिस दिया कि पड़े पड़े क्या करो, कुछ कमाया खाया करो। तो निजी व्यक्ति यदि आप पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे, तो सरकार आपको कभी नोटिस नहीं देगी। जैसे मान लीजिए आप आज घर पर हो, लॉकडाउन चल रहा है, तैयारी नहीं कर रहे, तो सरकार आपको आकर कभी ये नहीं कहेगी कि आप तैयारी करो, नहीं तैयारी करोगे तो 2 कांस्टेबल बैठे आपको पीटने के लिए, सरकार आपको कभी नहीं कहेगी। तो ये निष्क्रिय को क्या करने का कार्य करती है, सक्रिय करने का कार्य करती है, और हम आदेश देते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दूसरी रीटें हो गई। तीसरी रीट आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, रोकना होता है। और अधिन्याय न्यायालय, इसका आंसर होगा, देखो कैसे होता है। प्रतिषेध रिट है जो केवल न्यायपालिका के खिलाफ जारी की जाती है। किसके खिलाफ जारी की जाती है, न्यायपालिका में ही जारी की जाती है। न्यायपालिका, देखो न्यायपालिका में उच्चतर न्यायालय होते हैं कि निम्नतर न्यायालय होते हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतर न्यायालय और हाई कोर्ट कौन सा है, निम्नतर न्यायालय। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट की बात करें तो जिला न्यायालय निम्नतर न्यायालय है और हाई कोर्ट क्या है, उच्चतर न्यायालय है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सीकर जिला न्यायालय कोई सुनवाई कर रहा है और उसका जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर वो सुनवाई कर रहा है, तो राजस्थान हाई कोर्ट ये कह देगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर रहे हैं, इस मामले को कहां ट्रांसफर कर दें, आप हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। और इसका उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रीट सक्रिय को निष्क्रिय करने का कार्य करती है, तो कौन सी रीट करती है, प्रतिषेध। अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने का कार्य कौन सी करती है, प्रतिषेध। अब आती है उत्प्रेक्षण। कौन सी रीट आती है, उत्प्रेक्षण रीट आती है। देखो उत्प्रेक्षण का अर्थ क्या होता है, बात को सुनिएगा। उत्प्रेक्षण पूर्णतः सूचित करना, मतलब किसी मामले में आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामला मंगा लिया तो उसकी खुली खुली क्या देना, उसको सूचना देना, प्रस्तुति करना। उत्प्रेक्षण इसका अर्थ होता है और अधिक जानकारी दीजिएगा। अधिकार पर्चा, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। अधिकार पर्चा का अर्थ होता है किस अधिकार से। जैसे मान लीजिए आपने कोई राजनीति में कोई पद धारण कर लिया या कोई सरकारी पद अन्य धारण कर लिया और आपकी योग्यता ही नहीं है और आप फिर क्या कर ले, तो उस पद के लिए आप अयोग्य हो, फिर भी आप पद धारण कर ले, तो आपको सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि आप अयोग्य होते हुए ये पद धारण किस प्रकार की। तो ये रिट कौन सी आती है, अधिकार पर्चा। इसमें ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए किसी पद पर किसी की नियुक्ति की गई है और वो व्यक्ति अयोग्य, तो नियुक्ति करने वाले के खिलाफ नहीं जारी की जाती, जो उस पद पर बैठा है उसके खिलाफ जारी की जाती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है भाई, 5 प्रकार की। अब देखो एक में कितने नंबर हैं, 4, सुना होगा 1 4 3। 2 में कितने नंबर हैं, 3 नंबर। 2 में 3 है। 3 में कितने नंबर हैं, तो 3 में 5 नंबर। 4 में कितने नंबर हैं, 1 नंबर। और 5 में कितने नंबर हैं, 2 नंबर। आंसर क्या होगा, 4 3 5 1 2। 4 3 5 1 और 2। देखो ऊपर वाला भी 4 3 5 2 1 किया गया, बाकी सेम है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, सी। बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन था, एक संघर्ष करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? देखो अभी बात की थी अपने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उन्हीं में से 5 में से 4 रिटों का नाम क्या है दिया गया? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार पर्चा, ये 5 रिट। तो बताएं देखिए पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? पोस्टमार्टम जानते हो ना? जैसे मैं बताऊं, संविधान की किस समिति को पोस्टमार्टम समिति कहते हैं? तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देखो प्रतिषेध कार्य के दौरान, ये कार्य के नहीं करने के दौरान, उत्प्रेक्षण किस अधिकार से? अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा का अर्थ होता है कि जैसे ही आप पद पर बैठे हो, क्या बैठे हो? पद पर बैठे हो। पद पर बैठते ही आपकी योग्यताओं का क्या कर दिया जाता है? पोस्टमार्टम कर दिया जाता है कि आप योग्य हो या अयोग्य। अधिकार पर्चा किस अधिकार से? तो ये अधिकार पर्चा रिपोर्ट को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम कहा जाता है। अब मैं बता रहा था पोस्टमार्टम किसे कहते हैं। तो जो अनुमान समिति होती है, अनुमान समिति होती है, देखो बजट प्रस्तुत होता है, अनुमान समिति जांच करती है, उसके बाद क्या होता है? बजट पर बहस होती है, मतदान होता है, बजट पारित होता है। तो सीएजी उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। सीएजी क्या करता है? लोकलेखा समिति उसकी जांच करती है, और लोकलेखा समिति को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम के समान वो कार्य करती है। काम हो चुका, व्यक्ति खत्म हो चुका, खर्च हो चुका, उसके बाद वो लोकलेखा समिति जांच करती है। लोकलेखा बजट द्वारा किए गए खर्च की जांच कौन करती है? लोकलेखा। और पोस्टमार्टम व्यक्ति मर गया, किस कारण मरा, इसकी जांच मरने के बाद करते हैं। और अब पहले कर लेता तो मर तो ही को नहीं, ऐसा हो रहा है। तो अधिकार पर्चा की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? कमेंट करके बताएं दे कि संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। अभी बात की थी, ध्यान रखना, क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान दें। अब ऐसा भी मत सोच लेना कि जो नसीब में है वो चल कर आएगा और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, कभी नहीं। मेहनत करोगे तो नसीब भी बदलेगा, आप भी बदलोगे, आपका काम भी होगा। कुछ लोग तो इसी चक्कर में बैठे रहते हैं, बोलो जगह भगवान चांच दिए बिन चुगो भी देसी नहीं। मेहनत करके आप हाथों की लकीरों को क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। इस सोच में साथ नहीं बैठे रहे कि जो नसीब में होगा, जो नसीब में होगा वो आएगा, और जो नसीब में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। भी मेहनत करेंगे तो आएगा और अपने पास ही रहेगा, ये तय मान लें आप। तो देखो 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं भाई? 6 मूल अधिकार हैं। और 6वां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यदि 5 अधिकारों के आपके साथ किसी अनुच्छेद 32 5 मूल अधिकारों का आपके साथ किसी भी प्रकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। और सर्वोच्च न्यायालय ही मूल अधिकारों का क्या है? संरक्षक है। मतलब ये क्वेश्चन ये भी पूछ गया कि मूल अधिकारों का बापू कौन है? मूल अधिकारों का बापू कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी प्रकार के यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका क्या देगा? आपको सुरक्षा देगा, वो आपको मूल अधिकार उपलब्ध करवाएगा जो भी है। तो मूल अधिकारों का बापू सर्वोच्च न्यायालय। निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? आत्मा जानते हो? आत्मा का कई बार परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, कई बार आत्मा का मिलन सामने वाले की आत्मा से हो जाता है, नहीं होता क्या?
तो बताएं, देखें आत्मा किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। देखो आत्मा से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3। आईएएस परी एग्जाम 2002 का क्वेश्चन है आत्मा। एक शब्द लिया है पढ़ने, आत्मा मतलब अंदर की आवाज। जैसे बताऊं कि एक बड़ा वैज्ञानिक था, तो उसके सामने एक बात आती है कि शादी ऐसा लड्डू है जो खाएगा जो भी पछताएगा और नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। ये बात वैज्ञानिक के सामने आती है। तो उस वैज्ञानिक सोचता है कि ये शादी ऐसा क्या मामला है, इसको देखते हैं, शादी करके सोचते हैं। तो वो क्या कर लेता है, वैज्ञानिक था और शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद पता चला कि उसको शादी समझ में आई, बाकी विज्ञान उसके बाद समझ में ही नहीं आई। तो उसकी आत्मा विज्ञान से हट गई और किसकी ओर चली गई? तो देखो आत्मा से संबंधित 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहा जाता है, उद्देशिका को कहते हैं या प्रियम्बल को कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बाल दिवस वाला नेहरू है ना? एक मोतीलाल नेहरू आता है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू आता है। बाल दिवस वाला नेहरू है पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ लेना इस बात को। ये जैसे सुनते हो ना कि मोदी जी, नहीं बताएंगे। तो नेहरू जी के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। सीधा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो भी आत्मा किसे कहते हैं? तो भी प्रस्तावना को। भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 में क्या बात है भाई? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये बात होगी किसकी? अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 135 क्लियर है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आत्मा से। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना, पंडित नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा प्रस्तावना, अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चाहे ये बातें हैं चाहे ये बातें, दोनों क्या है? एक ही बातें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23, 24, 26 और 29। 4 अनुच्छेद है और चारों के सामने 4 कोटेशन दे रखे हैं कि कौन सा कोटेशन किसे मिले पाता है। तो बताएं, देखें क्या सही होगा। अनुच्छेद 23 मूल अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 23 है, 24 है, 26 है और 29 है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध। 2 अलग अलग बातें लेनी। एक तो लेना है मानव का व्यापार, एक लेना है बलात् श्रम, और दोनों का ही क्या किया गया है? प्रतिबंध अर्थात रोक। मानव का आप व्यापार कर सकते हो। जैसे बात बताएं आपको, कहीं ऐसा सुना आपने किडनी बेचने का स्थान, रक्त बेचने का स्थान, आंख बेचने का स्थान? नहीं सुना ना। तो ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है? मानव व्यापार। और मानव व्यापार पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई। आप किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते। तो मानव व्यापार पर रोक है अनुच्छेद 23। बलात् श्रम क्या होता है? दास प्रथा सुनी, बंद होगी आजकल, हुई को नहीं? दास प्रथा में क्या था?
पहले के समय होता था, आजकल तो मुश्किल है। दास प्रथा की, जब राजा की, राजकुमार की शादी होती थी, उसके साथ रानी के साथ कुछ दास और दासी आते थे सेवा के लिए। आजकल तो एक एक को एडजस्टमेंट को नहीं रहे, दास दासियां तो बहुत दूर की बात है। और जो हुए तो मान लो कि वह बेहतर तो हाई पर सो का आस पास कुंवारा पूग जाए। रानी पद्मिनी की कहानी तो सुनी होगी, राघव चेतन हीरामन तोता, बताएंगे एक दिन, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बताएंगे पूरी। तो दास प्रथा है, बंधुआ मजदूर प्रथा है, और ये जो बातें हैं ये बलात्श्रम में आती है। उन पर क्या लगाया गया है, रोक लगा दी गई है दास प्रथा पर। ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा, राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? तो किस तहत लगाई गई है? अनुच्छेद 23। तो ये 23 की बात तो क्या है, करेक्ट है, मिलान सही है इनका, तो सही है। वहां बात कौन सी की गई है? नहीं की गई है। दूसरा देखो अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। मतलब कारखानों में बालकों का अर्थ होता है 14 वर्ष से नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बालक कार्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता या प्रबंध की स्वतंत्रता, जे थे स्वामिनी करो। धार्मिक कार्य गवाई स्वामिनी, देखो बाधवा का मेरा नाम खूब ग्रान है, खटू आटो लियाणो है, कटू घी लियाणो है, कटू चीनी लियाना है, कौन सा भजनी लियाना है, खटे बुलाना है, तो एक प्रबंधन है। या जैसे मंदिर का निर्माण करो, कैसा पैसा आएगा, किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, क्या डिजाइन देनी है, तो वो बात किसकी है? प्रबंध की बात है। तो अनुच्छेद 26 के तहत आप क्या कर सकते हो? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। तो अनुच्छेद 24 भी सही है, अनुच्छेद 26 की बात भी सही है। अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 29 में अपन ने बात की थी कौन सी? अल्पसंख्यक लोग अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रख सकते हैं। और अनुच्छेद 30 में क्या पढ़ा था? 30 में पढ़ा था कि अल्पसंख्यक लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनके प्रबंधन की व्यवस्था कर सकता है। तो ये बात किस में है? अनुच्छेद 30 में है, न कि 29 में। तो आंसर क्या होगा? ये कथन क्या है? सही मेल नहीं है। अनुच्छेद 29 की बात ये है, अनुच्छेद 30 की बात ये है, तो आंसर इसका सही होगा डी, सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? डी नंबर का ऑप्शन क्या है? सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो बताइए, देखिए किस मामले के तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था? शिक्षा बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। देखो, जो आपकी इच्छा थी वो तो बंद कर दिया, और जो इच्छा नहीं थी वो चालू कर दिया। जैसे मैं बताऊं, बाल विवाह को तो बंद कर दिया, आपकी इच्छा थी छोटा में काम निपट जाए तो निपट जाए, नहीं तो, और शिक्षा को चालू कर दिया, बड़ी समस्याएं कर दी। तो बता देते हैं आपको इस कि शिक्षा की बात, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसको खोया नहीं करते, और मजबूरियों का या जिम्मेदारियों का रोया नहीं करते। यदि जिम्मेदारियों का रोया तो आप चमकते सितारे नहीं बनोगे। तो किस मामले के तहत? तो ये बता देता हूं, उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 1993। इस मामले को इतना ही याद करना, नहीं तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, डीपली क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस शिक्षा के अधिकार को, कार्य क्षेत्र का विस्तार करते शिक्षा का अधिकार को उसमें शामिल किया गया था कि शिक्षा को भी क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है।
किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो देखो 1973 का मामला था। का क्या था मामला? था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला और 1973, और इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। कितने न्यायाधीशों की पीठ थी? 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। और केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में भी क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन तो कर सकती है मूल अधिकारों, परंतु संविधान की जो मूल भावना है, जो प्रस्तावना है, उसमें क्या नहीं कर सकती? वो परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो एक प्रावधान अलग है, संविधान निर्माताओं की जो भावना थी वो भावना है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर सकते हो? मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है कौन? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है भाई? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है बताए देखें। देखो संपत्ति का अधिकार पहले तो था मौलिक अधिकार। क्या था? पहले तो था मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कब था? तो जब तक ये 44वां संविधान संशोधन 1978 नहीं किया जाता है, तब तक अनुच्छेद 31 में किसका उल्लेख था? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। और उल्लेख था तो ये क्या था? मौलिक अधिकार। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 78 के तहत अनुच्छेद 31 में से हटाकर इसे किस में लिख दिया? अनुच्छेद 300 कै में लिख दिया कि संपत्ति का अधिकार है वो एक क्या है? कानूनी अधिकार है। और कानूनी बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो? वैधानिक बोल सकते हो, एक ही बात है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तभी बात बताई थी कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? समाप्त किया गया। और किसकी सरकार थी? तो जनता दल की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में समाप्त किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 कै में क्या कर दिया गया? लिख दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है, उल्टा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो चैलेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सीधा क्वेश्चन है। चैलेंज करने की बात की जाए तो बताएं, देखिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। तो देखो इसमें 3 बातें की गई हैं। कितनी बातें की गई हैं? 3 बातें की। एक आवास का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का अधिकार है। वैसे ये अनुच्छेद 39 में लिखा गया है।
बाकी ये किसी में नहीं लिखे गए। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधिकार। आवास का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 का अधिकार है। जीवन जीने के अधिकार के तहत ही किसका भाग आता है? आवास का अधिकार आता है। किसमें सम्मिलित किया गया है इसको? अनुच्छेद 21 में। विदेश यात्रा का अधिकार, हो सकता है आप इंस्पेक्टर बन जाओ, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाओ, तो विदेश जाने की नौबत भी आ जाए तो आप विदेश जा सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। यह विदेश जाने का अधिकार है जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। जब 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता दल की, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई ने क्या कर लिया कि कांग्रेस परिवार के जो भी कार्यकर्ता थे उनके जो पासपोर्ट थे वो क्या कर लिए? जब्त कर लिए। और मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विदेश जाने का अधिकार भी किसका भाग है? अनुच्छेद 21 का भाग है। सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, जैसे आप भी पटवारी हो और आपकी वो भी पटवारी है, तो तनख्वाह क्या मिलेगी भाई? सम्मान ही मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो लड़की है इसलिए उसको ज्यादा तनख्वाह दे दी जाए क्योंकि वो मेकअप अच्छा करेगी, अच्छा मेकअप करेगी तो सुंदर लगेगी, नहीं होता ना। और आपकी तनख्वाह को कम कर दिया जाए, बोलो ज्यादा तनख्वाह देंगे तो ज्यादा पार्टी करेगा, ज्यादा गाड़ी का आठा मांडोगे, बोलो, तो ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्य समान है तो वेतन ही क्या होगा? समान होगा, चाहे उसमें विधवा हो, विकलांग हो, अंधा हो, कोई भी हो। और ये है अनुच्छेद 39 की बात। और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से 35 तक। और ये किस में है? 39। और 39 किस में आता है? 36 से 51 तक किसका उल्लेख है भाई? तो नीति निर्देशक तत्वों का। और ये किस में आता है? नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो आंसर सही क्या होगा इसका? 1 और 2 इसका सही होगा, और तीसरा क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया? अदर बैकवर्ड क्लास, बताएं ओबीसी की बात। देखो पहली बात तो बता देते हैं, ओबीसी कोई शब्द नहीं था, 1990 में ओबीसी शब्द आता है, ठीक है, मंडल आयोग की रिपोर्ट। पहले इसको बोलते थे सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति। जहां ओबीसी के माए 84 कोमाव, जाट है, माली है, जांगिड़ है, सोमी है, इस प्रकार की कितनी कौम आती है? 84। और आप सामाजिक रूप में पिछड़ेड़ा को नहीं के पिछड़ेड़ा खेत में बड़ा ई मारना फले खाबो चालू करा, चाहे गुआर की आवर, चाहे मोठा की आवर, मूंगा की बीच में काच आएगो तो तरबूज आएगो तो लास्ट तक खाता जावा कौन जा? सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ। अब शैक्षणिक रूप से शिक्षा आ जाइए, पहले आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड देखो, शिक्षा नाम की चीज ही नहीं थी। अब क्या हुआ कि काका कालेकर आयोग का गठन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने। काका कालेकर आयोग कहता है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया। उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया, और मंडल आयोग भी ये कहता है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया। और 1990 में विश्व प्रताप सिंह की सरकार ने क्या करती है? मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करती है, ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन तो किसका पूछा गया है? ओबीसी का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? ओबीसी का पूछा गया। परंतु ये बात ओबीसी के साथ साथ मैं बता देता हूं, यदि एससी की बात करें, एसटी की बात करें या ओबीसी की बात करें, ओबीसी की जगह मिल सकता है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति। ओबीसी शब्द 1990 में आया था। कब आया था? 1990। अनुच्छेद 12(2)(14) में इसमें कानून की समानता की बात है और राज्य शब्द की परिभाषा। 14 में कानून के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आंसर होगा 15(4) और 16(4). देखो अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? कल भी बताया था, जो पिछला वीडियो था उसमें 15(4) की बात की गई थी।
15 1 2 3 4 5 6 सारी बातें बता दी थी। 15.4 ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। SC, ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए कौन आते हैं? तो OBC आती, अदर बैकवर्ड क्लास। और इनको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 15.4 के तहत। शिक्षण संस्थाओं में एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की गई है। 16.4 क्या कहता है? 16.4 कहता है, और ये 15.4 जोड़ा कब गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 16.4 क्या कहता है? बात को सुनिएगा। 16.4 कहता है अनुच्छेद 16.4, अनुच्छेद 16 में भी 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। 16.4 कहता है SC, ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग अर्थात OBC। SC, ST व OBC को सरकारी नौकरियों में अर्थात गवर्नमेंट जॉब्स की बात की गई, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। SC, ST और OBC। तो देखो 15.4 में भी OBC है और 16.4 में भी क्या है? OBC। साथ में SC, ST को भी इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन है तो आंसर सही क्या होगा? 15.4 व 16.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? देखो संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिनियम, सारी बातें कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के तहत। तो पहले तो आप बता दें, शिक्षा से जुड़े हो, मोहब्बत ही करनी है तो किताबों से कीजिएगा, क्योंकि इन्हें बदलते नहीं देखा है। तो बता देंगे शिक्षा के अधिकार की बात क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू कब हुआ? तो इसका आंसर तो है देखो 1 अप्रैल 2010 को। क्या है? क्या क्या बातें की गई वो सारी बातें बताते हैं। एक देखो प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी का अर्थ था 21वीं सदी का भारत। अटल बिहारी वाजपेयी का फेवरेट नारा क्या था? 21वीं सदी का भारत। जैसे मोदी जी का नारा था ना, डिजिटल इंडिया, कैशलेस भारत। अब कैश भी क्या हो गया? लेस हो गया। न तो कैश में है कोई अकाउंट में, मतलब मामला 0-0 चल रहा है। 10-10 रुपए की समस्या आ रही है कि नहीं आ रही? तो वही बात है। तो उनका नारा था 21वीं सदी का भारत, और वर्ष 2000 में एक संविधान समीक्षा आयोग का क्या किया जाता है? गठन। और संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटेचलैया, और वो कहते हैं कि 21वीं सदी का भारत बनाना है तो शिक्षा क्या है? अनिवार्य। और 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा। और भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया, और इसमें लिखा गया 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, बात लागू नहीं होती। एक नाम सुना आपने RTE और एक नाम आता है RTI। एक राइट टू इंफॉर्मेशन और एक आता है राइट टू एजुकेशन। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लाया गया? तो 2009 में लाया गया। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को क्या होता है? लागू। और इस अधिनियम के तहत किस कक्षा तक के बालकों को शिक्षा फ्री में की गई थी? तो 6वीं कक्षा तक की। जटियापा इंग्लिश पर वो चालू करी ना 6वीं कक्षा में, बठे आ बात करी गई।
तो समझ गए बात। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में क्या हुआ, लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। इस अर्थ है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो संविधान का कौन सा, ये इनमें से कौन सा प्रावधान है जो समाप्त नहीं होता। तो देखो 4 प्रावधान है, कौन सा समाप्त नहीं होता। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय है, किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान को लेकर युद्ध चल रहा है और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा है और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। आपका विचार हो गया, बोले हम तो श्रीनगर जाकर बसेंगे या बाघा बॉर्डर पर जाकर बसेंगे या जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर बसेंगे। तो क्या हो सकता है, तो किसी भाग में, किसी भाग, पूरे भारत में नहीं, बसने की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त किया जा सकता है। तो किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार, भाई जी लॉकडाउन लागो, बसने कार, खाने कार, कमाने कार सब अधिकार बंद कर दिए, पर थान मार्या कह कौन मार्या। आपने कोरोना भी फैलाया, पुलिस ने लाठी चार्ज की थी, गोली नहीं मारी थी। पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, पीट दिया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, जला दी गई, परंतु आपको गोली नहीं मारी गई, क्योंकि वहां क्या लिखा गया कि जीवन जीने का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता थे, सांस ले सको थे, मोबाइल पर बात कर सको कि थे अनुच्छेद 21 का। भारत के संपूर्ण रूप देश क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता पर अधिकार इम काय कर सके है कि सीमित किया जा सकता है कि भ्रमण पर रोक लगा सके थे। तो को नहीं भाई युद्ध चाल रही मत तो बॉर्डर पर चालशी बोले तो पाकिस्तान वाली गोली लागे के, तो यन की बात को नहीं हुए। वर्त या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, कमावा को अधिकार भी काय कर सके था को समाप्त कर सके, तो यह समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान की किस। तो देखो अनुच्छेद 20 की बात की गई, किस अनुच्छेद की बात की गई है, 20, और 20 में भी कौन सा आता है, 3। देखो अनुच्छेद 20 में 3 बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात तो है कि आपने जिस समय अपराध किया है, मान लीजिए कि आज अपराध किया है तो आज ही का कानून लागू होगा, इसके बाद का कानून नहीं लागू होगा। जिस समय अपराध किया है तो उसी समय का कानून क्या होगा, लागू होगा। जिस समय अपराध किया है उसी समय का कानून लागू होगा। आई क्या बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि आज आपने किसी की बकरी चुराई है तो आज ही का कानून लागू होगा, इसके बाद का कानून लागू नहीं होगा। या मान लीजिए आज आपने किसी का दिल चुराया है तो उसके लिए आज ही का कानून लागू होगा, उसके बाद का कानून लागू नहीं होगा। तो जिस समय अपराध करते हो उसी समय का कानून क्या होगा, लागू होगा। दूसरी बात कहते हैं कि एक अपराध के लिए, भाई अपराध भी आपने एक ही किया है तो सजा भी क्या होगी, एक होगी। मान लीजिए किसी के सामने आपने कोई अपराध किया है या किसी की हत्या की है, किसी से जो भी किया है आपने, तो एक अपराध के लिए कितनी सजा होगी भाई, एक ही सजा होगी। जैसे मैं बताऊं राजीव गांधी की हत्यारों की बात करें, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की क्या की गई, लिट्टे द्वारा हत्या की गई थी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। विस्फोट आत्मघाती हमला था, वर्द महिला द्वारा था, 18 व्यक्ति की मौत हो गई। 20 साल बाद वैसे मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय भी आता है, कोयम्बटूर जिला न्यायालय का निर्णय भी आता है, सभी क्या करते हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राजीव गांधी के हत्यारों को क्या दी जानी चाहिए, फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट भी ये कहता है, कोयम्बटूर जिला न्यायालय। अब क्या कहते हैं कि इनका वकील था राम जेठमलानी, अब तो संन्यास ले लिया है वकालत से, परंतु इंडिया के टॉप वकील थे राम जेठमलानी। आसाराम बापू के वकील भी यही है।
राम जेठमलानी क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में क्या लिखा गया है कि एक अपराध के लिए एक सजा। तो मद्रास हाई कोर्ट ये कहता है कि इसमें एक अपराध के लिए की सजा तो बोले फांसी की। तो वो कहता है राम जेठमलानी की देखो 1991 से 2011 के मध्य कितने वर्ष का अंतर है, 20। बोले 20 वर्ष की सजा काट ली तो एक सजा तो पूरी कर ली। और मद्रास हाई कोर्ट राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी सजा रोक देता है। और तीसरी बात कहता है व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ब्रेन मैपिंग का जो सिस्टम आता है ना वो सिस्टम नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर क्या होगा, 3 सही होगा। 3 क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है। सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन और हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों का किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। किसके संबंध में संरक्षण है, गिरफ्तारी। और इसमें भी कितनी बातें हैं, 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं, 3 बातें हैं। पहली बात, जिया मान लो को पुलिस आई और थार में बैठाया, तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकती है गिरफ्तारी का कारण क्या है। गिरफ्तारी का कारण क्या है, जैसे ही आपको पुलिस गिरफ्तार करे तो आप पूछ सकते हो किस कारण मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वारंट है मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का, तो कारण। दूसरी बात, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 22 के तहत है। और तीसरी बात है गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से वार्ता करने की स्वतंत्रता दी गई है। वकील से वार्ता करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये तीनों बातें किस में है, अनुच्छेद 22 में है। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात किस अनुच्छेद के तहत, 22 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उल्लंघन अधिनियम संसद ने कब पारित किया, तो ये लाया तो देखो 1975 में था। लाया कब किया गया बंधुआ मजदूर अधिनियम उन्मूलन, तो 1975 में। और पारित कब होता है, तो 1976 में होता है। तो आंसर क्या होगा, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवा का अधिकार की अवधारणा कब प्रारंभ की, कहां से प्रारंभ हुई, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से था। इसमें कोई ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है। कहां से प्रारंभ होती है, तो ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर शब्द का अर्थ है। सेक्युलर शब्द से अर्थ आता है धर्म से। किससे आता है, धर्म से बात की गई है। और देखो भारत में एकेश्वरवाद है, बहुशेषवाद कभी नाम ही नहीं सुना आपने। सभी धर्मों की स्वीकृति है, यह भी नहीं सुना। सभी नागरिकों को धर्म मानने और उपासना की स्वतंत्रता अर्थात धर्म के अनुसार मानने कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, सही ये होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है कि क्योंकि यहां संविधान में क्या लिखा गया है, संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। देखो लौकिक के सार्वभौमिकता अर्थात इस बात का अर्थ होता है सभी व्यक्तियों का अस्तित्व है। और इस बात का उल्लेख किया गया हम भारत के लोग। जैसे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वहां लिखा होता है हम भारत के लोग, और इसी बात को अंकित करता है। और इसी के साथ आज की सीरीज के 25 क्वेश्चन आपके क्या है, कंप्लीट हैं। और टेलीग्राम में अधिक से अधिक स्टूडेंट जोड़ें। उस टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से क्विज स्टार्ट की जाएगी। जैसे ही आपकी क्लास पूरी होगी तो इस क्लास से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनकी क्विज आपको दी जाएगी। तो आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।